बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 12th क्लास की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर 12 है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर को डिस्कस करने लगे हैं और इस चैप्टर का जो टॉपिक 12.1 है कूलम्स लॉ, आज इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, दरअसल ये हमारे पास ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है और इसमें हम क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, कि जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो उनकी स्टडी जो है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं, और जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो उनकी स्टडी जो है वो हम इलेक्ट्रोडायनामिक में करते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो रेस्ट में जो चार्ज का होता है वो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, और जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो वो उसका क्या होता है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है। अब जो टॉपिक हमारा 12.1 है कूलम्स लॉ, तो कूलम ने ये जो लॉ था ये 1784 में दिया, और इस लॉ के ज़रिए कूलम्स ने टू चार्जेस के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स का कंसेप्ट दिया कि भाई जो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को जो है वो कूलम्स ने एक्सप्लेन किया 1784 में। अब ये जो कूलम्स लॉ है ये क्या है, ये हमारे पास है एम्पिरिकल लॉ है। एम्पिरिकल लॉ का क्या मतलब होगा? एम्पिरिकल लॉ का ये मतलब है कि पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद जो है वो लॉ बनाया गया। यानी पहले कूलम ने पहले चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को एक्सप्लेन किया, उसके बाद कूलम्स ने ये लॉ दिया कि हाँ जी चार्जेस के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स जो है वो पाई जाती है। ठीक है, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होती है। नेक्स्ट, कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी हमारे पास जो कूलम्स लॉ है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, यानी इसमें हम ये बताते हैं कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो कितनी है, हाउ मैनी फोर्स, इसको हम यूँ लिख देते हैं, इट टेल्स हाउ मैनी फोर्स बिटवीन चार्जेस, के चार्जेस के दरमियान जो है वो फोर्स कितनी है। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जबकि जो फोर्स का हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो हमें ये बताता है, जिसको हम लिख देते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स, ये हमें ये बताता है कि फ़ोर्स जो है वो किस चार्जेस के दरमियान जो वो फोर्स है वो कैसी होती है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें ये बताता है कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो कैसी होती है। तो हमने पढ़ा कि जब हम
फोर्स कैसी होती है, तो जब हम दो पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो हमने देखा कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जब हम एक नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के करीब लेके आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये जो रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स है। यानी फोर्स क्या है हमारे पास, या अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अब ये फोर्स कितनी होती है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी मिकदार कितनी है, ये हमें कूलम्स ने जो है वो एक्सप्लेन करके बताई कि इनके दरमियान जो फोर्स है वो कितनी होती है। अब हम कूलम्स लॉ को जो एक्सप्लेन करने लगे हैं, इसमें यह कि कूलम जो था ये फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। तो इसने ये जो लॉ है, इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए टॉर्शन बैलेंस का जो है वो इसने यूज़ किया। टॉर्शन बैलेंस को इसने यूज़ करके जो है वो इस लॉ को एक्सप्लेन किया। अब हम इस लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले इसकी कुछ कंडीशंस को जो है वो हम स्टडी करते हैं कि जी कूलम्स लॉ जो है वो इसकी कंडीशंस क्या है। ठीक है जी, तो हम इसकी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जी। तो सबसे पहले कंडीशंस ऑफ कूलम्स लॉ, इसकी जी क्या कंडीशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 पे हम इसकी कंडीशन डिस्कस करते हैं। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। हाँ जी, अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, पॉइंट चार्जेस जी होते हैं जी स्मॉल चार्जेस को कहते हैं, स्मॉल चार्जेस। यानी ऐसे चार्जेस कि जिनका जो साइज़ है उनके के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे क्या हो, कम हो। यानी ये जो एक चार्ज है इसका जो साइज़ है इससे दूसरे डिस्टेंस पे पड़े चार्ज से क्या है, कम है। तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि ये क्योंकि ये कूलम्स ने पॉइंट चार्जेस यानी स्मॉल चार्जेस के ऊपर जो है वो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। और यहाँ पे एक पॉइंट और बताता जाऊँ कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। कौन एक्सटेंडेड चार्जेस क्या, बड़े बड़े चार्जेस। तो बड़े बड़े चार्जेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, या इनको हम कंटिन्यूस चार्जेस भी बोल सकते हैं। तो ये जो कंटिन्यूस चार्जेस या एक्सटेंडेड चार्जेस है इसके लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो इसकी कंडीशन जो है वो मैं एक्सप्लेन करने लगा। हाँ जी, कूलम्स लॉ जी एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट कंडीशन के, और ये जो है ये एक्सटेंडेड चार्जेस और पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट कंडीशन क्या है जी, नेक्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं, ऐसे चार्जेस जो हरकत ना कर रहे हों, जो मूव ना कर रहे हैं। तो यानी कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उनका जो स्टैटिक होना ज़रूरी है। स्टैटिक से मुराद क्या है कि वो रेस्ट में हो। किस में हो जी, रेस्ट में हो। तो हम ये कह सकते हैं ना कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मूविंग चार्जेस, कि जो चार्ज मूव कर रहे हों उनके लिए कूलम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है।
मतलब क्या कि जब दो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, जब दो चार्जेस हरकत में होते हैं, तो उनके दरमियान जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो कंडीशंस है वो चार्जेस का स्टैटिक होना नेसेसरी है, ज़रूरी है। अगर चार्ज स्टैटिक नहीं होंगे तो उनके दरमियान हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी, ये कंडीशंस भी हमारी जो है वो हो गई। और एक और पॉइंट बताने लगा हूँ कि वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस if one charge is moving and one in rest। अगर दो चार्जेस में से एक मूव कर रहा है और एक रेस्ट में है, तब भी हम उनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करने के लिए चार्जेस जो हैं वो स्टैटिक हों, तो इसका मतलब ये है कि जब दोनों चार्जेस मूव कर रहे होंगे तो उनके दरमियान हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और नंबर थर्ड पे कि अगर एक चार्ज रेस्ट में हो और दूसरा मूव कर रहा हो तो फिर हम उनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कंडीशंस हो गई। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट और कंडीशंस जो हैं वो उनकी तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब चार्जेस के दरमियान नेक्स्ट कंडीशन हम इसकी लिखने लगे हैं। चार्जेस मस्ट बी फॉर एनफ so that strong force does not dominate over कूलम फोर्स। क्या मतलब है जी? चार्जेस मस्ट बी फॉर एनफ सो डैट स्ट्रॉन्ग फोर्स डज नॉट डोमिनेट ओवर द कूलम फोर्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास, मान लिया कि हमारे पास ये चार्ज Q1 है और ये हमारे पास चार्ज Q2 है, तो इनके दरमियान इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि ये एक दूसरे के इतने करीब ना आ जाएं कि इनके दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पाई जाए। क्योंकि जब चार्जेस के दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है तो वो टाइटली एक दूसरे को ज़ोर से पकड़ लेते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे कि हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में तो स्ट्रॉन्ग, तो इसके कहने का मतलब ये कि चार्जेस के दरमियान इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि उनके दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना आए। तो एक स्पेसिफिक कंडीशंस है या एक स्पेसिफिक लिमिट है कि जहाँ पे चार्जेस के दरमियान जो है जब वो इतने डिस्टेंस पे करीब आ जाएं तो उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। अगर वो उस डिस्टेंस से बाहर हों तो उनके दरमियान जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो एक तो ये कंडीशंस हमने जो है वो डिस्कस कर ली हमारे पास। तो नेक्स्ट हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि जी इसकी स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। तो बच्चों
अब हम इसकी स्टेटमेंट को जो है वो डिस्कस करने लगे हैं, जो इसकी डेफिनेशन भी जिसको हम जो है वो रीड करते हैं। द फोर्स बिटवीन, अब फर्ज किया हमारे पास 2 चार्जेस हैं। यहाँ पे मैं चार्जेस को बना लेता हूँ। ये हमारे पास चार्ज है, एक हमारे पास है ये चार्ज है। अच्छा जी, इनके दरमियान जो है वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखना है, ये इनके दरमियान डिस्टेंस है। अब आप स्टेटमेंट को समझिएगा। द फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges यानी 2 चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उन चार्जेस की मैग्नीट्यूड का क्या है, प्रोडक्ट है। एंड इनवर्सली proportional to the square of distance between them। अब इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 2 चार्जेस हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो अब हमने यहाँ पे चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लिया। इसका मतलब ये है कि जितनी Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है उतनी ही Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इस वजह से हमने इनकी मैग्नीट्यूड्स का क्या ले लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जो कूलम्स लॉ है ये क्या करता है, ये इन्वर्स स्क्वायर्स लॉ को फॉलो करता है। इन्वर्स स्क्वायर्स लॉ को फॉलो करता है। इन्वर्स स्क्वायर्स लॉ का मतलब क्या है कि अगर हम 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब हम 2 चार्जेस को एक दूसरे के करीब कर देंगे तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो है ये इन्वर्स स्क्वायर्स लॉ को जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है जी। जब हम 2 चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। जब हम उनके दरमियान डिस्टेंस को कम कर देंगे तो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो हमने यहाँ पे तो आर लिया मगर हमने यहाँ पे आर का स्क्वायर लिया है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि जब हम 2 चार्जेस के दरमियान, यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि हमने आर का स्क्वायर क्यों लिया है। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था। कैसे कि अगर हमारे पास ये चार्ज Q1 है, ये हमारे पास Q2 है, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर अगर इस 1 मीटर को हम क्या कर दें, हाफ़ कर दें। हाफ़ क्या कर दें कि हम इस चार्ज को 1 मीटर से 0.5 मीटर पे लेके आ जाएं तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQ का। तो
तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है वो 4 टाइम्स क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम चार्जेस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस को हाफ़ कर देते हैं। इसी तरह अगर हम चार्जेस के दरमियान, 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, मसलन क्या है कि हमारे पास ये Q1 है, ये Q2 है, ये 1 मीटर पे पड़े हैं। अगर हम इसी डिस्टेंस को बढ़ा के 2 मीटर है, ये Q2 को जो हम थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे रख दें, 2 मीटर कर दें, तो अब इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। तो 4 टाइम्स जो फोर्स है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, जब हम चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो अब हम कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम चार्जेस। तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो है वो ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा और इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी जो यहाँ पे K आया है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, या हम इसको क्या कहेंगे, कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, K को हम कूलम कांस्टेंट कहेंगे। तो ये हमारे पास जो ये वाला जो रिलेशन आया है ये हमारे पास है जनरल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ यानी इस लॉ को हम यूज़ करके चार्जेस के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कूलम्स ने जो है वो टॉर्शन बैलेंस के साथ 1785 में जो है वो पेरिस की साइंस एकेडमी में परफॉर्म किया और इसी ही इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है वो न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। इस वजह से जो है वो कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स के को जो है वो हम जो है वो डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के साथ हम इनको जो है वो कंपेयर भी करते हैं। तो ये हमारे पास जो K है ये कूलम कांस्टेंट होता है। अब हम इसकी जो है वो इसके यूनिट के बारे में और इसकी वैल्यू के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो कूलम फोर्स में ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है या कूलम कांस्टेंट है, इसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं। अब इसका यहाँ से हम यूनिट कैसे ड्राइव करेंगे, तो हमने इसका यूनिट इस तरह ड्राइव किया कि हमने ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है यहाँ पे हमने R स्क्वायर को F के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, Q1 Q2 को हमने डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू K आ गया। अब हम जानते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और R को मीटर होता है, तो ये R स्क्वायर मीटर का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हमें पता है कि चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, C मल्टीप्लाई C, तो ये C का स्क्वायर हो गया। जब हम इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म ख़त्म करेंगे तो ये ऊपर जाके इसकी पॉजिटिव पावर है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज़ SI यूनिट ऑफ K। अब हम इस K की डिपेंडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड्स करता है। डिपेंडेंस ऑफ K हमारे पास क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। तो ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। 1 कि चार्जेस के दरमियान अगर हमारे पास ये चार्ज है, ये चार्ज है और ये चार्ज है, इन चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। मीडियम से मुराद क्या है कि इनके दरमियान एयर है, वैक्यूम है या कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। तो जिस तरह का मीडियम होगा वैसे ही हमारे पास K की जो है वो वैल्यू आएगी। ठीक हो गया जी। और देन सिस्टम ऑफ यूनिट यानी SI यूनिट के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है कि हमने इसका जो यूनिट है वो हमने किस में लिया है। तो SI यूनिट यूनिट्स के ऊपर तो एक तो डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर क्या डिपेंड करता है, और देन नेचर ऑफ मीडियम यानी चार्जेस के दरमियान मीडियम किस तरह का है। जिस तरह का मीडियम होगा वैसे ही हमारे पास जो है वो K की वैल्यूज़ आएंगी। तो मीडियम हमारे पास क्या है, एयर भी है, वैक्यूम भी है, डाइलेक्ट्रिक भी है। तो इस हिसाब से हम जो है वो जो इन मीडियम्स के हिसाब से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने का जो है वो यहाँ पे जो है हम फार्मूला कैलकुलेट। तो अब यहाँ पे हम कूलम फोर्स इन वैक्यूम में देखेंगे कि
वैक्यूम में जो है वो कूलम की फोर्स को जो चार्जेस के दरमियान फर्ज किया गया, ये चार्ज हमारे पास Q1 है, Q2 है, इनके दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम है। अब इनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है F = KQ1 Q2/R²। और आप सब ये जानते हैं कि ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है। अब हमने मीडियम के लिए देखना है, तो हमने क्या किया कि फ़ोर्स को हमने इसके साथ V लिख दिया, तो वैक्यूम के लिए फ़ोर्स हो गई। और यहाँ पे हमने कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट के साथ V लिख दिया। तो अब हम इसकी वैल्यू जो है वो वैक्यूम के लिहाज से देखेंगे। तो हम जानते हैं कि जो K की वैल्यू जो वैक्यूम के लिए वो हमारे पास होती है 1/4 पाई E0। अब ये जो E0 है इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। तो अब हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में ये K की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन जाएगी FV यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो अब ये हमारे पास फार्मूला है कि अगर टू चार्जेस के दरमियान मीडियम वैक्यूम हो तो ये फार्मूला हम अप्लाई करके उन चार्जेस के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो E0 है, ये जो E0 है ये हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आपको इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में बताता हूँ और इसके डेफिनेशंस के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहाँ ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जब चार्जेस के दरमियान, जब टू चार्जेस के दरमियान Q1 एंड Q2, इन चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो अगर वैक्यूम हो तो फिर हमारे पास जो परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी परमिटिविटी की, ये होती क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करती है। इट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इन वैक्यूम। अगर जब हम दो इलेक्ट्रिक चार्जेस को Q1 और Q2 को वैक्यूम में रखेंगे तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या एक्सप्लेन करेगी, वो एक्सप्लेन करेगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वैक्यूम में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होती है E0 एप्सिलॉन नॉट होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट है हमारे पास। अब ये देखें ये बहुत ही माइनस में है, -12 है तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि वैक्यूम में जो परमिटिविटी है इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो स्मॉल होती है। तो जब परमिटिविटी कम होगी तो परमिशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब ये कि चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज़्यादा होगी जब चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या होगा, वैक्यूम होगा। क्यों? क्योंकि परमिटिविटी जो है उसका इन्वर्स रिलेशन है परमिशन के साथ। परमिशन किसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स की चार्जेस के दरमियान। तो जब परमिटिविटी की वैल्यू जो है होती है वो कम हो तो फिर परमिशन जो है वो ज़्यादा होगी। इट मीन के चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। मगर जब परमिशन ज़्यादा होगी तो फिर जो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो परमिशन है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इसी तरह हमने वैक्यूम में जो K लिया था, हमारे पास जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या कूलम कांस्टेंट K था, ये वैक्यूम में इसकी वैल्यू ये किसकी केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E0। तो हमने यहाँ पे जब हम 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 ऐड करेंगे, यानी पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14 और इसको E0 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी इन वैक्यूम। तो ये वैक्यूम में जो है वो K की वैल्यू हमारे पास आ जाती है और साथ में इसका यूनिट जो है हमने पीछे ड्राइव किया था। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो वेक्टोरियल फॉर्म यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को जो है वो देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को डिस्कस करने लगे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास F = 1/4 पाई E0 Q1 Q2/R² और यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर R लिया है। तो ये जो यूनिट वेक्टर R है
ये जो है वो फोर्स की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास जो ये रिलेशन है ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का है। अब हम देखेंगे कि कूलम फोर्स इन मीडियम, कि अगर दो चार्जेस के दरमियान, अगर टू चार्जेस के दरमियान मीडियम जो है वो कोई डाई इलेक्ट्रिक है, मसलन ये टू चार्जेस हैं Q1 है Q2 है, इनके दरमियान हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं तो फिर इनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कूलम्स की जनरल फॉर्म को लेंगे और वो है F = K Q1 Q2 R²। ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। तो अब हमने मीडियम के लिए देखना है, तो हमने F के साथ मीडियम लगा दिया, K के साथ भी मीडियम लगा दिया, साथ वही रिलेशन हमने वैसे लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हमने क्या किया कि अब हम क्योंकि K की जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, और अब हम K की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है कि K जो मीडियम में होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/4 E0 हमने लिया था। तो अब हमारे पास यहाँ पे कोई मीडियम है, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इन मीडियम लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इन मीडियम इज़ इक्वल टू E0 ER। अब ये हमारे पास E0 जो है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ER है जो हम मीडियम के लिए लेते हैं। अब हमने परमिटिविटी इन मीडियम जो हमारे पास है ये इक्वल टू है रिलेटिव परमिटिविटी एंड प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका प्रोडक्ट है। अब क्योंकि हमने इन दोनों चीज़ों को क्या किया, एक दूसरे के साथ रिलेट किया है, तब ही हम किसी मीडियम के लिए जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन हम ये कहते हैं ना कि मेरे पास हम कहते हैं कि मेरे पास जो एक चीज़ है वो 1 गुना है, और मेरे किसी दूसरे दोस्त या भाई के पास वो चीज़ 2 गुना है, ठीक है। तो मैं अपने 1 गुना के साथ उसके 2 गुना को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके पास 2 गुना है, मेरे पास 1 गुना है, या मल्टीप्लाई कर दूंगे। जैसे कि हम ये कहते हैं कि मैं एक दिन में जो है वो 100 कमाता हूँ, ठीक है, और मेरा जो दूसरा भाई है वो जो है वो मुझसे डबल कमाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो 200 कमाता है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 200 कमाता है, ठीक है। तो मैंने इसको रिलेट किया है, मैंने अपनी उसकी जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं बताई कि वो मुझसे 2 गुना कमाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो 200 कमाता है। तो इसी तरह हमने क्या किया कि हमने रिलेट कर दिया है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को रिलेटिव परमिटिविटी के साथ। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को, इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जाके हमारे पास जो है वो परमिटिविटी ऑफ इन मीडियम आएगी, ठीक है। तो अब हम मीडियम के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास मीडियम में थी, तो हमने E0 ER इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लगा दी। ये लगा के हमने फिर इस रिलेशन में जो है वो K की वैल्यू पुट कर दी है 2 में, और लिख दिया कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 E0 E Q1 Q2 R²। तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम का रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास एक स्टेप है। अब इस स्टेप को हम आगे लेके चलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। तो हमने क्या किया कि इसी रिलेशन को हम जो है वो फर्दर आगे लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, ठीक है। या हम करेंगे कि कूलम फोर्स इन मीडियम, जब चार्जेस के दरमियान हम कोई मीडियम लेंगे। पहले मैंने हेडिंग दी हुई थी इसलिए मैंने ये जर्नल लिख दिया। हमारे पास ये रिलेशन है जी, आ सके, ये रिलेशन हम यहाँ पे लेके आ गए। अब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया ER को, यहाँ से हमने कॉमन लिया 1/ER को, तो बकाया रिलेशन हमारे पास बन जाएगा 1/4 E0 Q1 Q2 R²। अब ये जो रिलेशन हमारे पास है ये हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम।
पीछे हमने इसको प्रूव करके आए हैं और इसको पढ़ के आए हैं ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास है जी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम किसके इक्वल थी, इसी के इक्वल थी ना, हमने इसको ऐसे लिखा था 4πE0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो इसके इक्वल है, तो इसकी जगह हम एफ ए वी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे जी, हम इसकी जगह पे सिंपल पुट कर देंगे जी, क्या पुट कर देंगे जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा या, ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो रिलेशन आ जाएगा। अब ये मीडियम में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम जैसा कि जानते हैं कि ये जो ई आर हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है जी, ई आर हमारे पास है जी रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है जी। अब ये किसी अब वैक्यूम में जो इसकी वैल्यू होती है, वैक्यूम में जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये इक्वल टू 1 होती है, और किसी मीडियम में जो इसकी वैल्यू होती है ई आर की वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ए आर भी लिख सकते हैं, इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वैक्यूम में इसकी वैल्यू 1 है तो किसी मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 है, और एयर के लिए क्या है जी, अगर हम एयर के लिए देखें ई आर की वैल्यू फॉर एयर तो वो कितनी होती है 1.006। तो इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एयर में इसकी वैल्यू ये है और वैक्यूम में इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, जैसे कि ये ऊपर हम लिख के आए हैं। तो हम इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छा जी, और ये दोनों पॉइंट कि रिलेटिव परमिटिविटी इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 एंड मीडियम, और ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनसे एमसीक्यूज़ को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो वैक्यूम में ज़्यादा होती है बजाय निस्बत के हम चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रख दें। अगर चार्जेस के दरमियान मीडियम वैक्यूम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगी, अगर कोई मीडियम डाई इलेक्ट्रिक हमने रख दिया तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या होती है, कम होती है। और नंबर 2 हम क्या करेंगे, नंबर 2 पे हम ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर, यानी वैक्यूम और एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, सेम। क्यों, क्योंकि ई आर की वैल्यू वैक्यूम में 1 होती है और एयर के लिए क्या होती है 1.006 होती है। तो इस वजह से जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम में और एयर में क्या होती है वो इक्वल होती है, ठीक है और वैक्यूम के लिए ई आर की वैल्यू ये है और एयर के लिए ई आर की वैल्यू हमारे पास ये है तो इसी तरह हमने इस रिलेशन को जो है, ये जो हमने रिलेशन निकाला है इसके ज़रिए जो है वो हम बता सकते हैं कि किसी मीडियम में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करके तो यहाँ पे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ई आर की वैल्यू जो है, जो डाई इलेक्ट्रिक हमने चार्जेस के दरमियान पुट किया या प्लेस किया है उसके ज़रिए जो है वो हम उसकी वैल्यू पुट करके जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्सेस जब हम अगर यही पेज पे देखें तो साथ में कुछ मटेरियल्स की जो ई आर की वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सप्लेन भी की गई हैं बुक में, जैसा कि ये हमारे पास ये टेबल है। तो इस टेबल में जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट मटेरियल्स की जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है वैक्यूम में, ठीक है
वाटर में, इसी तरह सब मटेरियल्स के बारे में जो है वो इसकी वैल्यूज़ एक्सप्लेन की गई हैं। अब यहाँ पे जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ये जो ई आर हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है ये होती क्या है, ये है क्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि जी रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम इज़ इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम क्या करेंगे कि ई नॉट को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा मीडियम डिवाइडेड बाय ई नॉट ई आर। तो ये डेफिनेशन इसकी बन जाएगी। परमिटिविटी किसके इक्वल होगी, द रेशो बिटवीन परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और ये जो हमारे पास होती है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इट हैज़ नो यूनिट, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट लेस क्वांटिटी हमारे पास होती है, ठीक है। वैक्यूम के लिए ई आर की वैल्यू 1 होती है और किसी मीडियम के लिए जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ये चीज़ें आप लोगों ने याद। कूलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि कूलम फोर्स जो है ये एक म्यूचुअल फोर्स है, क्योंकि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है कि जितनी Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है उतनी ही Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे हम रीड करते हैं कि द कूलम फोर्स इज़ म्यूचुअल फोर्स बिकॉज चार्जेस Q1 एंड Q2, यानी ये Q1 और Q2 एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, यानी जितनी Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है उतनी ही Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है। तो जब ये सिनेरियो होगा तो इसका मतलब ये है कि कूलम्स लॉ ओबाय न्यूटन थर्ड लॉ। तो जो कूलम्स का लॉ है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को जो है वो फॉलो करता है। और जैसे कि आप थर्ड लॉ के बारे में जानते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन इक्वल होती है मगर उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं ये हमारे पास चार्ज Q1 है और ये Q2 है, और ये जो फोर्स है ये लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर, यानी सेंट्रल फोर्स भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये चार्जेस एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक जो चार्ज के सेंटर तक फोर्स लगाते हैं तो इसको हम म्यूचुअल फोर्स भी कहते हैं, सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं और कंजर्वेटिव फोर्स भी इसको हम कहते हैं। तो जो ये फोर्स लग रही है ये एक चार्ज के दूसरे चार्ज के सेंटर तक लग रही है। तो इसी तरह हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी म्यूचुअल फोर्स है, वो भी सेंट्रल फोर्स है कि यानी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के सेंटर से फोर्सेस लगाते हैं। तो इसी तरह कूलम फोर्स में जो चार्जेस फोर्स लगाते हैं वो भी लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर्स, तो सेंटर से फोर्स लगा रहे हैं। तो अब इस केस में ये है Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, अब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो Q2 के ऊपर फोर्स लग रही है तो हम लिखेंगे F21, यानी Q1 की वजह से Q2 के ऊपर जो फोर्स है वो F21 है। और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, वो R होगा और वो क्या होगा 21 होगा। ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जितनी Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाई है, अब दूसरे केस में देखते हैं कि उतनी ही Q2 ने Q1 के ऊपर फोर्स लगाई है। अब Q2 ने जो Q1 के ऊपर फोर्स लगाई है वो फोर्स है F12 और डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर हमारे पास है R12 है। तो अब ये देखें जितनी Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है उतनी ही Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है। तो यानी एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि कूलम्स लॉ जो है वो ओबे करता है न्यूटन थर्ड लॉ को, यानी जितनी पॉजिटिव चार्ज को, यानी ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा उतनी फोर्स के साथ ये वाला इसको रिपेल करेगा। जितनी फोर्स के साथ ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतनी ही फोर्स के साथ ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स F12 इज इक्वल टू F21, यानी जितनी Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है वो फोर्स ये है और ये Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है वो ये फोर्स है। तो हमने क्या लिख लिया, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब यहाँ पे जो माइनस है ये इनकी डायरेक्शन को यानी ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है मगर उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, यानी Q1 Q2 के ऊपर जितनी फोर्स लगा रहा है उतनी ही Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है।
मगर इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है और इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है मगर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसी तरह जैसे कि हमारी जो कूलम फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है, इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है। और इसके आगे हम इसके रिलेशन को प्रूव करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो F है यहाँ पे हम इसका रिलेशन प्रूव करेंगे। हमें ये तो पता है जी, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ठीक है जी। ये दोनों क्या हैं जी, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अब कूलम फोर्स का फार्मूला F12 1/4 पाई E नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, वो R12 हमारे पास है, ठीक है। ये इक्वेशन ए है, इसको हम कह लेते हैं। अब इसी तरह फोर्स जो F2 है, ये हमारे पास फोर्स है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ जाएगी तो ये फोर्स हमारी क्या बन जाएगी, ये वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म है। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म बन गई हमारे पास फोर्स की, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर। इस तरह F2 के लिए हम लिखेंगे जी F21 4 पाई E नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ में ये यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, तो ये हमारा क्या बन गया, यूनिट। ये हमारी फोर्स की वेक्टर फॉर्म बन गई यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है। तो जब हम ये पुट करेंगे, यहाँ पे F12 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है जी, 1/4 पाई E नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर R12 इज इक्वल टू, माइनस का साइन आ गया और इसके साथ हम लिखेंगे 1/4 पाई E नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21। अब ये देखें, ये चीज़ और ये चीज़ सिमिलर है, चलो जी इसका काम तमाम हमने कर दिया। कैंसिल हो गए तो हमारे पास बच गया जी R12 यूनिट वेक्टर माइनस R21 के इक्वल। अब ये देखें अब ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें ना कि बोथ वेक्टर्स जो हैं, दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, मगर उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन उनकी होगी। तो ये हमारे पास जो है ये वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ की। और हमें पता है कि जी जो कूलम फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, और उसको कंजर्वेटिव फोर्स भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम एप्लीकेशंस ऑफ कूलम्स लॉ को देख लेते हैं जी। इसकी एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगी हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कौन कौन सी जी एप्लीकेशन है, नंबर 1 पे जी ज़ीरोक्स मशीन, ये कूलम्स लॉ को फॉलो करते हुए जी प्रिंटिंग करती हैं जी, जो फ़ोटो कॉपिंग मशीन होती है। उसके बाद लेज़र प्रिंटर, ये इसकी एप्लीकेशन है। नंबर 3 पे हमारे पास है जी पाउडर कोटिंग एटसेट्रा। इतनी काफ़ी हैं, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल हैं मगर यहाँ पे ये काफ़ी हैं। अब हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। लिमिटेशंस या सिमिलरिटी, डिफरेंस बिटवीन कूलम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम ये बात करेंगे। लिमिटेशन तो मैं डिस्कस कर दी हैं। डिफरेंस बिटवीन, तो हम लिखेंगे जी डिफरेंस बिटवीन कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? नंबर 1 डिफरेंस जो है वो हम यहाँ पे लिखने लगे हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सप्लेन किया। ये क्या होती है? ये चार्जेस के दरमियान जो है ये रिपल्सिव भी है एंड अट्रैक्टिव भी है, यानी चार्जेस के दरमियान रिपल्शन भी है और अट्रैक्शंस भी है, तो इसकी 2 नेचर्स होती हैं। अच्छा जी उसके बाद नंबर 2 जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो कूलम्स ने चार्जेस के दरमियान जो हमें बताई, डिपेंड्स अपॉन दी मीडियम। भाई चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है? वैक्यूम है, एयर है, या कोई डाइलेक्ट्रिक है जैसे जैसे चार्जेस के दरमियान मीडियम चेंज होता जाएगा, फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अच्छा जी, नंबर 3, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास है ये ओनली अट्रैक्टिव है। ये सिर्फ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, इसमें रिपल्शंस नहीं होती। जब हम अर्थ के सरफेस पे खड़े होता है कोई भी बंदा, तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक है जी नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये मीडियम के ऊपर जी डिपेंड नहीं करती, जबकि कूलम फोर्स जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये 10⁻⁴ टाइम्स ज़्यादा होती है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻⁴ टाइम्स ज़्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसकी जी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो के कांस्टेंट है या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू के की देखें तो हमारे पास 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, जबकि हमारे पास ग्रेविटेशनल 6.673 × 10⁻11 मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखें, ये जो है ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है और ये वैल्यू जो है ये क्या है? स्मॉल है। तो इसका मतलब ये है कि जो कूलम फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होती है? ज़्यादा होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होती है। कितनी ज़्यादा होती है? 10⁻⁴ टाइम्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप बर वक्त जो है वो उसको देख सकें। और ये जो पॉइंट है कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻⁴ टाइम्स ज़्यादा होती है।